हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आपको पता ही होगा कि वफ़ाकी काबीना जो है वो बहुत दिनों के डिले के बाद और बहुत सी रूमर्स और गॉसिप के बाद कि कौन बनेगा मिनिस्टर और कौन नहीं बनेगा। फाइनली कल 33 लोगों ने हल्फ़ उठा लिया, ओथ ले लिया और अभी तक उन सबको पोर्टफोलियोज़ अलॉट नहीं हुए। हमें अभी नहीं पता कि किसको क्या मिलेगा। अभी और भी बहुत से क्वेश्चन्स हैं, उसके बारे में भी हम अभी आगे जाके बात करेंगे, जिसमें से एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे? दूसरा ये कि वो क्या बात करने गए हुए हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से, वैसे तो मुबारकबाद देने गए हैं, लेकिन मुबारकबाद के अलावा क्या बात होगी, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि उनका एजेंडा क्या है। और ये कि बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, इनके ऊपर फिलहाल हमारा जो आज की एपिसोड है, वो इस पे है कि मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म हो रहा है इस कैबिनेट पे और कल से हमने टीवी पे भी देखा, कुछ चैनलों पे और सोशल मीडिया पे भी देखा कि बिल्कुल वो भय हुए हैं, तकाबली जायज़े हो रहे हैं। कि जी मुकाबले में रख के कि जी अच्छा डॉक्टर सानिया निश्तर जो हैं वो ये थीं और वो कार्डियोलॉजिस्ट थीं और वो फलाने-फलाने बाहर की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी और शाज़िया मरी जो हैं वो सिर्फ़ ये हैं। और इस तरह के हमने और भी बहुत से देखे जो डॉक्टर फैसल सुल्तान जो वैसे पर्सनली मेरा ख़्याल है एक बहुत अच्छे आदमी, ट्रू जेंटलमैन, उनका भी हुआ था कादिर पटेल साहब से कि नहीं ये देखें कादिर पटेल क्या हैं और वो क्या हैं। इस तरह के बहुत से कंपैरिज़न के फ्लायर्स बने हुए थे जो हर जगह चल रहे थे। तकरीबन हर व्हाट्सएप ग्रुप में वो पहुँचे हैं, मेरा ख़्याल है। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि ये मेरा वैसे ख़्याल है कि वो जो ज़बरदस्त काबीना है जिससे मुकाबला किया जा रहा है या कंपेयर किया जा रहा है इस नई काबीना को, उसमें खुद इतने हीरे थे कि ये वाक़ई इस काबीना के लिए बहुत मुश्किल होगा उसके साथ अपने आप को मतलब उस लेवल तक लेके आना। उस लेवल तक परफ़ॉर्म करना और उस परफ़ॉर्मेंस जो ज़बरदस्त उनकी परफ़ॉर्मेंस थी, उसके अभी मैं आपको छोटे से 2-3 क्लिप्स दिखाती हूँ। उससे आप समझ जाएँगे कि वो किस लेवल पे थे और वहाँ तक ये वाली काबीना जो है वो शायद ही पहुँच सके। तो सबसे पहले तो आप प्लीज़ ये देखें कि इनके मिनिस्टर थे फैसल वाडा साहब और उनको ये नहीं मालूम था कि वो मतलब इतने ज़बरदस्त मिनिस्टर थे, उनको ये मालूम नहीं था कि एक मेडिकल डॉक्टर और एक पीएचडी डॉक्टर में फ़र्क होता है। तो पहले तो आप ये क्लिप देखें। मुझे बताएं कि आप मुशर्रफ के दौर में रॉयल फैमिली के आप डॉक्टर थे, आप इंट्रोड्यूस किए गए, आप खुद बताएं कि आप कौन सी रॉयल फैमिली? मैंने तो पीएचडी, मैंने तो डॉक्टरी भी नहीं की हुई, मैंने तो पीएचडी की हुई है। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? आप झूठ बोलते जाएंगे और चलता जाएगा। मैं तो आपको बता रहा हूं, आप दुबई में रॉयल कौन सी डॉक्टरी की हुई है? कौन सी जगह से डिग्री ली हुई है? वो कह रहे मैं तो दुबई में आज तक रहा ही नहीं हूं। मैं तो आज तक दुबई में रहा ही नहीं हूं। हिस्ट्री पढ़ने के लिए तो नहीं सियासत वो कह रहे हैं झूठ के कोई पैर होते हैं? अच्छा और दूसरा अब आपको हम क्लिप दिखाएँगे ज़ताज साहिबा का कि वो ज़ताज गुल जो थीं वो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर थीं जो कि एक इंतहाई हमारे लिए एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, हमारे लिए नहीं, पूरी धरती के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हर मुल्क के लिए एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, लेकिन हम जैसे गरीब मुल्क उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने का चांसेस हैं। तो उसकी जो मिनिस्टर लगाई गई थी, वो भी बहुत ही ऊपर लेवल पे ऑपरेट करती थी, वहाँ तक तो शायद शहरी रहमान ना पहुँच सके, लेकिन आप उनके भी व्यूज़ सुन लें कि उनके जो क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, उनके बारे में उनके क्या व्यूज़ थे। कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 वो हैं पॉइंट्स है जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। उनकी अपनी इम्यूनिटी को जो है वो डेवलप करें। और ये ज़ताज गुल के बाद फाइनली आप देख लें कि जो अली अमीन गंडापुर साहब थे, उन्होंने तो वो उस हाई लेवल पे ट्रांसेंड कर गए हुए थे कि जहाँ पे वो फैक्ट्स भी खुद ही बना लेते थे। तो ये तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये शायद इन मिनिस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो कि वो खुद ही फैक्ट्स बना ले सकते हैं। आप ये वीडियो देखेंगे, इसके अंदर वसीम मदामी ने एक जगह अपना सर भी पकड़ा है। इंटरनेशनल कोर्ट में केस चल रहा है। कौन सा? ओ भाई वो गद्दार, उसको तो उसी कलभूषण ने का पकड़ा था। वो मिल में कब काम करता था? वो तो कलभूषण का चल रहा है ना यार सर उसी ने ही बयान दिया है सर, ये चीजें अब ये मानने कलभूषण ने क्या बयान दिया है? झूठ पे झूठ एडमिट नहीं करते। इंशाल्लाह वक्त करीब है कि सामने आ जाएगा। कलभूषण ने बयान दिया कि नवाज शरीफ कि किस तरीके से वीजे लगाए गए। हमें अच्छे लोग भी थे और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जेन्युइनली अच्छा परफॉर्म किया। डॉक्टर फैसल सुल्तान का नाम एक मेरा ख्याल है टॉप पे होगा लिस्ट में। क्या इस तरह के कंपैरिजन जो हैं, बेसिक क्वेश्चन ये है कि इस तरह के कंपैरिजन जो हैं, जो टेक्नोक्रेट्स और इलेक्टेड मेंबरान के बीच में होते हैं, वो जायज हैं? नताशा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो जिस तनकीद की आप बात कर रही हैं वो बैड फेथ में की जा रही है। आप किसी को भी लगा देते कैबिनेट में, कोई ना कोई एतराज तो जो अब पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनके ट्रोल्स हैं, उनके फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने उठाने थे। मेरा ख्याल है शाज़िया मरी साहिबा ने बहुत अच्छी ट्वीट की इस पे। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के बारे में कहा कि आप खवातीन को खवातीन के खिलाफ पिट मत करें,
जो उनकी मिनिस्ट्री है उसका मकसद है खवातीन के बेनिफिट में काम करना, उनकी एम्पावरमेंट करना, तो आप ऐसा ना करें। मेरे ख्याल है साफ समझ आती है बात, हम डेमोक्रेसी है, टेक्नोक्रेसी तो नहीं है। ऑफ कोर्स जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं शायद उनकी डिग्रियां ज्यादा बड़ी बड़ी होती होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवाम की नुमाइंदगी बेहतर तरह से कर सकते हैं। यही एक फर्क होता है एक जमहूरियत में और एक टेक्नोक्रेसी में। दूसरी बात ये कि पीटीआई वाली आप तो बात करें वो पीएचडी कितनी बड़ी चीज होती है और पीएचडी वालों की वाह वाह हो रही है, ये तो कहते थे उन लोगों को जिनके पास डिग्रीज होती थी आप तो इंटेलेक्चुअल्स हो, इनको तो पसंद ही नहीं है डिग्रीज, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने क्या आपकी क्वालिफिकेशंस है। तो जब इनका दिल करता है पीएचडी वाह होती है, जब इनका दिल करता है पीएचडी वालों को उसी वजह से गाली देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये तनकीद जो है ये बैड फेथ में है। लेकिन हाँ और बहुत से सवालात हैं मेरा ख्याल है इस कैबिनेट पे जो उठते हैं। बेनजीर आप बात कर रही थी क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसका जो इंतखाब है अच्छा किया शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि उस पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और अभी तो एक जो ड्रॉबैक और शॉर्ट कमिंग है इस पूरी जो काबीना की वो ये है कि ये शायद 7 या 8 महीनों के लिए आए हैं, तो इनकी कारकर्दगी कंपैरिजन करना उनके साथ जो पिछले 3 सालों से, और पिछले 3 सालों से भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनफेयर है। लेकिन मैं जरूर वैसे ये जानना चाहूंगी कि अब्दुल कादिर पटेल साहब को हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों दी गई, और वो भी एक ऐसे हालात में कि जब अभी भी हमारे मुल्क में एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक है, और अभी इस पेंडेमिक ने एक चीज जो साबित की है वो ये है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री होती है वो कितनी अहम होती है और उसका कितना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। वैसे तो हेल्थ डिवॉल्व्ड है, सूबों के पास है, लेकिन फेडरल मिनिस्ट्री का भी बहुत एक अहम किरदार होता है, जिस तरह हमने देखा पेंडेमिक में एक बड़ा सेंट्रलाइज रोल था। तो ये इस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला और मैं जानना चाहूंगी कि कादिर पटेल साहब को क्यों और किस बेसिस पे और किस क्राइटेरिया पे उनको ये मिनिस्ट्री दी गई। अच्छा लेकिन मैं थोड़ी सी और जरा काबीना के बारे में भी बात करना चाहूंगी। जैसे मैंने पहले कहा इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन एक चीज जो ये सारे मिनिस्टर्स कर सकते हैं वो है कि एक डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। शायद वो सब कुछ सारे मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मिनिस्ट्री में हालात बेहतर कर सकते हैं, डायरेक्शन एक सेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फिर ये अगले इलेक्शन के बाद यही काबीना शायद दोबारा आए। तो पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। अच्छा डिफेंस मिनिस्टर वैसे क्या करते हैं मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से हमने वैसी मिनिस्ट्री जो है वो आउटसोर्स कर दी है एस्टेब्लिशमेंट को, तो अगर वो शायद ना भी परफॉर्म करें तो चले कोई बात नहीं। एहसन इकबाल साहब के पास है प्लानिंग मिनिस्ट्री। अच्छा मैं उनका आज एक इंटरव्यू पढ़ी थी, उन्होंने जियो को दिया, जिसपे उनसे पूछा गया कि आपके लिए सबसे बड़ी जो आपने जिस पे काम करना है वो क्या होगा, तो उस पे उन्होंने कहा कि सीपैक, और उन्होंने कहा सबसे बड़ा जो मेरे लिए जो मिशन होगा वो ये होगा कि जो चाइना के जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो बिल्कुल गिर गया था पिछली हुकूमत में पाकिस्तान के बारे में, उसको दोबारा से उस कॉन्फिडेंस लेवल को रिवाइव करना, क्योंकि वो कहते हैं कि हम कोई अपनी जो हमने सीपैक की डेडलाइन सेट की थी हम उससे कोई तकरीबन 5 साल पीछे हैं, तो बहुत तेजी से और बहुत जल्दी काम करना है और बहुत सी इन्वेस्टमेंट दोबारा से लानी है चाइना से, जो पिछले 3 सालों में दूसरे ममालिक जैसे वियतनाम और कंबोडिया चली गई थी। राना सनाउल्लाह साहब जो है अब वो इंटीरियर मिनिस्टर है, पहली दफा फेडरल कैबिनेट में आए हैं। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी कि वैसे तो उनके साथ जो हुआ, जो मंशियात का उनके खिलाफ केस बनाया, वो एक बहुत खतरनाक केस था उनके साथ, जो उन पे गुजरी उसके बाद जिस तरह उनको जेल भेजा गया, और वो साबित हो गया कि वो एक झूठा केस था। लेकिन राणा साहब लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पंजाब के, और उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है पंजाब में वो उसमें बहुत से इश्यूज थे, और ये बात भी करना बहुत जरूरी है। मॉडल टाउन का केस था, कसूर में जो बच्चों के साथ हुआ, जिस तरह उन्होंने उसको हैंडल किया, उस वक्त भी हमने बहुत उन पे तनकीद की थी। और फिर एक जमाने में ये भी बात की जाती थी कि राना सनाउल्लाह साहब जो है कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से बड़े करीब हैं, तो अब देखना पड़ेगा वो किस तरह इस मिनिस्ट्री को संभालते हैं और किस डायरेक्शन में इस मिनिस्ट्री को लेके जाते हैं। राना तनवीर साहब जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और मेरी सिर्फ इतनी एडवाइस होगी उनको कि सबसे पहले आपने आके एसएनसी को खत्म करना है। ये जो यकसा निसाब तालीम जो एक जबरदस्ती और जल्दबाजी में लाके हमारे बच्चों के ऊपर उन्होंने जबरदस्ती डाल दी थी,
जिस पे अक़लियतों ने भी बहुत शोर मचाया, ख़वातीन ने भी बहुत शोर मचाया, इसको आपने दोबारा रिव्यू करना है, इन किताबों को भी आपने देखना है, और हमारी औरत कार्ड की इस पे बहुत सी वीडियोस हैं, आप वो भी देखिएगा, उसमें भी आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जिनको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मिली है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक कह सकते हैं कि एक रिफ्रेशिंग चेंज था पिछली इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से, जहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो सहाफ़ियों के बारे में कहा जाता था ये लिफाफे, ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये बिके हुए हैं। तो एक बड़ा रिफ्रेशिंग चेंज मुझे लगा जहाँ पे उन्होंने पीका की बात की कि हम पीका को रिव्यू करेंगे, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को ख़त्म करेंगे, और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी उन्होंने बात की। आखिर में शहरी नमान साहिबा के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि उनको मेरे ख्याल से सबसे अहम मिनिस्ट्री मिली है, वो है क्लाइमेट चेंज। इसलिए क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है और ये जो मसला है, ये पाकिस्तान के लिए अब जिंदगी और मौत का मसला है, और हम दुनिया के सबसे वनरेबल ममालिक में से हैं क्लाइमेट चेंज से। अब उसके हम असरात भी देख रहे हैं। आपने देखा कि हमारी इस बार बहार आई नहीं, हम सीधा सर्दियों से गर्मियों की तरफ गए हैं। मार्च में हमने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, बहुत से शहरों ने, इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ी है कि हमारी कुछ गंदम की फसलें खराब हो गई हैं। तो ये एक बहुत अहम मिनिस्ट्री है, और मैं उम्मीद करूंगी कि शहरी नमान साहिबा जो है इस पे बहुत सीरियसनेस के साथ इस मिनिस्ट्री को संभालें। अच्छा, देखिए, बहुत सारी बातें ये हो रही हैं कि ये काबीना जो है, क्योंकि इतनी ज्यादा एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इतनी बड़ी कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें बहुत सारी जमातें हैं, तो ये क्या चल सकेगी, इसके अंदर किस तरह अकोमोडेट किया जा रहा है। जो बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर भी जो चल रही है, जो बातें वो यही हैं कि उन्होंने भी अभी तक इसलिए ओथ नहीं उठाया कि वो तो खैर वो लंदन गए, वहां पर वो मियां साहब से इन चीजों पर भी बात करेंगे, और भी कुछ चीजें जो मामलात उन्होंने तय करने हैं सियासी। उनमें से एक चीज ये भी है कि वो ANP की वजारत, फिर मींगल साहब की वजारत और मोहसिन दावड़ की वजारत, इसके ऊपर भी वो बात करेंगे। वो चाहते हैं कि इनको लाया जाए, क्योंकि ये सब पीपल्स पार्टी की अश्योरेंस पे आए थे। उन्होंने उस वक्त की जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन थी उसका साथ पीपल्स पार्टी की अश्योरेंस पे लिया था। तो जाहिर बात है पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर कहना है कि हम जब उनको लेकर आए हैं वो हमारे गारंटी के ऊपर आए हैं, तो फिर उनसे जो मामला तय हुए थे उनको इंश्योर भी करना चाहिए, उन्हें पूरा भी करना चाहिए। तो वो देखते हैं कि वो मियां साहब से क्या बात होती है, क्या नहीं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों के ऊपर भी है, जिस तरह बातें हो रही हैं कि गवर्नर पंजाब के ऊपर पीपल्स पार्टी का, फिर चेयरमैन सेनेट की बात हो रही है, फिर इवन प्रेसिडेंट के ऊपर हम, आपको याद होगा कि हमने पहले भी जब इस पे वीडियो की थी तो उस वक्त बताया था कि जरदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे इवेंचुअली, जब ये कोलिशन गवर्नमेंट, जब ये मौका आएगा। अभी तो खैर वैसे ही प्रेसिडेंट बनना जो है वो बहुत मुश्किल है, उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए इम्पीचमेंट के लिए, अनलेस के प्रेसिडेंट अलवी रिजाइन करे, जो कि ऐसा अभी कुछ लग तो नहीं रहा। तो इसलिए वो भी चीजें, एक चीज जिस तरह जो एक मामला जो उन्होंने और भी जिसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन करनी हो, जिस तरह बेनजीर आपने कहा कि ये शायद 7 महीने की 8 महीने की इस तरह की कैबिनेट होगी, ज्यादा देर तो नहीं होगी, इनको हम किस तरह जज, तो इसके ऊपर भी बात करनी है, जो कि इस वक्त आपस में भी बातचीत करें, लेकिन मियां साहब के साथ भी एक डिस्कशन होगी कि ये सेटअप कितनी देर चलना है, इसका जो है इसके खदोखाल क्या होंगे। क्योंकि हमने शुरू में यही सुना था कि 6 महीने की गवर्नमेंट होगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, उसके बाद जो है फिर मामलात आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन अब कुछ बातें ये भी सुनने में आ रही है कि शायद ये अपना टेन्योर पूरा करे, एटलीस्ट 1 साल तो ये पूरा करे, और उसके अलावा भी अगर कुछ महीनों पर, क्योंकि इकोनॉमिक डायरेक्शन जो है वो सेट हो रही है, जिसकी वजह यह है कि IMF के साथ निगोशिएट करना है, आपने दूसरे ममालिक के साथ भी जब आपने बात करनी है, कोई अगर आपने लोन लेने हैं या एड लेनी है या कोई इस तरह के आपने उनसे बातचीत करनी है, तो उसके अंदर वो केयर टेकर गवर्नमेंट से नहीं ये मामला तय है। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े मईशत के बहरान में, माशी बहरान में है, तो उसकी वजह से एक डायरेक्शन इकोनॉमी की सबसे पहले सेट करने की जरूरत है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि शायद ये हुकूमत 6 महीने से तो ज्यादा ही चले, और फिर इसके वही बात है कि तय होना है कि कितनी देर चलनी है, कौन कोलिशन में होगा। फिर ये लगता तो है कि बड़ा एक मुश्किल वक्त है, इस हुकूमत के लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज को साथ लेकर चलना है, उनको एश्योरेंसेस जो दी हुई हैं। लेकिन कल एहसन इकबाल साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि हम जो है बड़ी ही इवॉल्व पार्टीज हैं या बड़ी मैच्योर पार्टीज हैं, और हम उस तरह कोई जानी दुश्मन नहीं है, बिल्कुल हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, अगले इलेक्शन, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम इस हुकूमत में एक दूसरे को कोई तंग करेंगे, या यानी कि कोई इस तरह की जो ब्लैकमेलिंग वाली बात जो कि बहुत कही जा रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
تو خیر یہ کچھ معاملات ہیں جو مجھے بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری فورن منسٹری نہ لیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہنا ربانی خیر صاحبہ جو ہیں وہ منسٹر آف اسٹیٹ ہے فورن افیئرس کی، اور آج طارق فاطمی کو بھی اپوائنٹ کر دیا ہے، اسپیشل اسسٹنٹ ہے شاید وہ بھی فورن افیئرس میں. جی بے نظیر ایسا ہے کہ ابھی تک کی جو خبریں ہیں، میں فی الحال کی آپ کو ظاہری بات ہے بعد میں تو کوئی اگر چیزیں چینج ہو جائیں آن دا گراؤنڈ وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن ابھی تک تو یہی ہے کہ انہوں نے اوتھ لینا ہے. اور اگر انہوں نے وہ یہی کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اگر آپ ان سے بات بھی کریں آف دا ریکارڈ کہ اگر انہوں نے اوتھ نہ لینا ہوتا تو وہ کل کی اوتھ سیریمنی میں بھی نہ ہوتے. اور جو پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی کہ شاید پیپلز پارٹی بعد میں اوتھ لے گی اور نون لیگ والے اپنی کابینہ تشکیل کر لے اور باقیوں کو جو زرداری صاحب نے بھی پہلے ایک ہنٹ کی تھی نا کہ دوستوں کو پہلے وہ کر لے اکوموڈیٹر وہ ساری بات، تو وہ بھی جو ہے زائل کیا گیا اسی وجہ سے کہ یہ تاثر نہیں ہے فورن منسٹری تو وہ لینا چاہتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا بہت سارے اور معاملات ہیں جو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مبارکباد کے علاوہ انہوں نے طے کرنے ہیں، خاص طور پہ کہ اس حکومت کو آگے لے کر کب تک چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، الیکٹورل ریفارمز، ٹائم لائن، باقی چیزیں کابینہ کی یہ کس طریقے سے کرنا. اچھا 3-4 باتیں چھوٹی چھوٹی میں کرتی ہوں. پہلی تو یہ محسن داوڑ کا نام پہلے آ رہا تھا کہ وہ کابینہ میں ہوں گے، بہت ڈس اپوائنٹنگ بات ہے کہ وہ شروع میں ان کا نام انکلوڈ نہیں کیا گیا. مجھے امید ہے کہ یہ بدلے کی بات، اور مولانا فضل الرحمان جو سنا ہے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ANP اور محسن داوڑ کی کیبنٹ پوزیشنز میں، وہ تھوڑا بڑا دل دکھائیں گے، کیونکہ بہت سے سوالات ہیں اس کیبنٹ کے اوپر. ایک سوال یہ کہ نیوٹرالٹی کا جو معاملہ ہے اس پہ تو اٹ ول بی پٹ ٹو ریسٹ اگر محسن داوڑ صاحب کو انکلوڈ کر دیا جائے گا. پاکستان کے لیے انکلوسیوٹی کے لیے میسیجنگ کے لیے بہت اہم بات ہے. دوسرا، خواتین، 5 بہت کمپیٹنٹ خواتین ہیں اس وقت کابینہ میں، لیکن بہت کم ہے. اس ملک میں 50% کے قریب خواتین کی جو پاپولیشن ہے وہ ہے، اس میں آپ کی کابینہ میں صرف 5 خواتین. بہت سے لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ابھی بھی یہ کم ہے. تیسری بات، بے نظیر نے بہت سے لوگوں کا نام لیا، ایک اور بہت اہم نام ہے مفتاح اسماعیل صاحب کا. انہوں نے بھی شروعات بہت اچھی کی ہے، وہ ٹاکس کر رہے ہیں، مختلف لوگوں سے کنسلٹیشنز کر رہے ہیں اکانومسٹ سے. تو میرا خیال ہے یہ اوپننس بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی کو ہر چیز نہیں پتا ہوتا. اکانومی خاص طور پہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ لوگوں کے مختلف ایڈیولوجیکل پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے ان سب کو ساتھ لے کے مفتاح اسماعیل جائیں گے. ان کی جو کام ہے بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، اکانومی پہ ان کی جو پوزیشنز ہیں وہ بہت فرق ہیں. تو مفتاح اسماعیل کس طرح ہیڈ کریں گے دیکھتے ہیں، بٹ ان کی شروعات جو ہے کنسلٹیٹو وہ بہت اچھی ہے. آخری چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں یہ کہ کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ 60-70% جو کابینہ ہے ان کے خلاف کیسز ہیں وہ بیل پر رہا ہیں. یہ بہت خطرناک نیریٹو ہے جو ہم بنا رہے ہیں. کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ پریزمپشن آف انوسنس، کہ آپ پہ جب تک کوئی الزام پروو نہیں ہوتا آپ معصوم ہی ہوتے ہو، اس کی بالکل کلیئرلی خلاف ورزی کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب، عارف علوی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں، ان پہ بھی کیسز تھے جب پچھلے الیکشن سے پہلے، اور جب وہ پرائم منسٹر بن رہے تھے، پریزیڈنٹ بن رہے تھے. وہ دہشت گردی کے کیسز ہیں. اس کو ہمارے کچھ اینالسٹ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں نہیں دہشت گردی تو چھوٹی چیز ہے، کرپشن سب سے بڑی چیز ہے. ایسا نہیں ہے، کرپشن کو آپ دہشت گردی سے بڑا جرم تو نہ بنائیں، اور اگر ہے بھی تو وہ بھی بڑی ایک چیز ہے، اس پہ بھی اس طرح تنقید کریں. اور آخری بات جو سب سے اہم ہے میری نظر میں، ہمیں معلوم ہے پاکستان میں کس طرح کرپشن کے کیسز استعمال ہوتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، کس طرح پولیٹیکل بیسس پہ وہ کیسز بنائے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. خواجہ سعد رفیق کی جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی بیل والی، آپ وہ پڑھ لیں کہ ان کے خلاف جو کیس ہے وہ کتنا کمزور ہے، اور سپریم کورٹ تفصیل میں گئی ہے کہ کس طرح کرپشن کیسز اور نیب جیسے ادارے استعمال ہوتے ہیں سیاست دانوں کے خلاف، جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں 60-70% آپ کی کابینہ بیل پہ ہے، ایک ایک کیس کو ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کیسز کیا ہیں اور کن وجوہات پہ سپریم کورٹ سے اور باقی عدالتوں نے بیل دی ہے. کچھ کیسز کچھ سیریس سنجیدہ بھی ہیں جس میں کافی زیادہ ایلیگیشن اسٹرانگ ہے، ہمیں کریڈیبل ایویڈنس بھی نظر آتا ہے، لیکن بہت سے کیسز ایسے نہیں ہیں. اب رانا ثناء اللہ کے خلاف جو کیس تھا وہ دیکھ لیجیے. بہت مجھے تو حیران میں ہوتی ہوں جب ٹی وی پہ اس طرح کے میں تبصرے دیکھتی ہوں اور اس طرح کی باتیں دیکھتی ہوں، جیسے کچھ تو آئین اور رول آف لا کی آپ پریٹینس رہنے دیں اس ملک میں. کسی نے مجھے کہا کہ نہیں پاکستان جیسے ملک میں تو پریزمپشن آف انوسنس کا کوئی تک نہیں بنتا، یہاں پہ آپ یہ بات نہ کریں. بھائی ہمارا بھی آئین ہے، یہاں بھی رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل پروٹیکٹڈ ہے. آپ ہمیں کیا بنا رہے ہیں کہ یہاں پہ بالکل ہی کوئی کچھ ہے نہیں، جو بس آپ نیریٹو بناؤ، سب بالکل ہرڈ مینٹالٹی کے ساتھ اس کی طرف چلنے جائیں گے. بہت غلط بات ہے.
ہم نے آج عورت کارڈ پہ ایک پول بھی کیا تھا جس میں ہم نے پوچھا تھا کہ کون سے جو ابھی مشیر آئے ہیں اور جو وزراء آئے ہیں ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس سے امید ہے, اور میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ خواتین سے امید تھی. جو ہماری 5 خواتین ہیں جو کابینہ میں, سب سے زیادہ ان کا نام آیا. اس لیے بینظیر بہت جل بھی رہے ہیں لوگ بہت تنقید کر. جس طرح ہنا ربانی خیر صاحبہ پہ تنقید ہو رہی ہے, بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت قابل وزیر ہے. وہ پہلے بھی منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس اور اکنامک افیئرز بھی رہ چکی ہیں, وہ ہماری فورن منسٹر بھی رہ چکی ہیں, اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ ہر چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں بلکہ وہ بڑی آرٹیکولیٹلی وہ پوری چیزیں پیش بھی کرتی ہے. ہمارا جو ہے, اور اس وقت پاکستان کو جو 2 سب سے بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک معیشت ہے جس کا مفتاح اسماعیل کا تو ریما نے ذکر کیا, دوسرے ہمارے ایکچولی فورن پالیسی, یہ جو پورے سازش کے نیریٹو کی وجہ سے جو ہماری ڈپلومسی اور فورن پالیسی جو ہے یہ افیکٹ ہوئی ہے, میرے خیال میں اس کے لیے اب ہمیں ضرورت ہے کہ ان کی ڈائریکشن ہمیں صحیح سمت جو ہے وہ کرنی ہے. تو اس لیے ہنا ربانی خیر صاحبہ از اے ویری گڈ ایڈیشن. کیا وہ مطلب تو دوبارہ اسی منسٹری کے اندر آئی ہیں, تو بہت اچھی بات ہے کہ ایسے قابل لوگ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. میمل خالی اس فورن کانسپیریسی یو ایس کانسپیریسی کی وجہ سے نہیں حالات خراب ہوئے, وہ جو گھڑی بیچی گئی ہے اس کی وجہ سے ایک بہت قریبی برادر ملک کو ہم پہ بہت غصہ چڑھا ہوا ہے, بہت زیادہ, کیونکہ سنا انہوں نے خریدی بھی پھر واپس انہوں نے تھی کہ ہے یہ جو بک رہی ہے بازار میں, تو ان سے بھی کافی ہمارے میری گھڑی میری مرضی. یہ بھی ہے نہیں, یہ وہ نہیں سن رہے نا, وہ کہہ رہے ہیں لیکن بینظیر مطلب یہ تو نہیں ہے کہ توشہ خانہ کو آپ کاروبار بنا لیں وہاں سے چیزیں لے کے, تو آپ مطلب یہ نا دوسرا وہ جو دے رہے ہیں پروفٹ میں بیچنا شروع کر دیں. اور وہ ابھی ان کی اور بھی 1-2 چیزیں جو ابھی تک ملی ہی نہیں ہے, اور ایک وہ ہمارے بیچارے مہاتیر محمد نے بھی ایک گاڑی دی تھی, اس کا بھی کوئی ذکر نہیں, پتہ نہیں وہ کہاں کھڑی ہوئی, کس گراج میں کھڑی ہوئی سڑ رہی ہے. تو بہرحال یہ بھی واقعی یہ صحیح بات ہے کہ یہ فورن پالیسی کے بھی ہمارے چیلنجز ہماری اس کیبنٹ کے سامنے ہیں. اکانومی کا ایکسٹریم اور سیویئر چیلنج جو ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے. ان کو یہ احساس ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ بہت مشکل حالات ہیں. ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ ان مشکل حالات کے اندر ڈیلیور کرنا تقریباً امپاسبل ہوگا, لیکن بہرحال دیکھیں یہ لوگ اگر ڈیلیور کر سکتے ہیں, ان کی نیت تو لگ رہی ہے ڈیلیور کرنے کی. تو یہ جو کمپیریزنز ہیں سارے جو کیے جا رہے ہیں کیبنٹ کے اوپر پچھلی کابینہ سے, یہ تھوڑے سے انفیئر ہیں. ان میں بھی بہت لوگوں نے اچھا کام کیا, اور اس میں بھی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ, یا تقریباً ساری کابینہ, امید تو یہی رکھنی چاہیے کہ ساری کابینہ جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کرے اور ہمیں تھوڑا سا مسئلوں سے باہر نکالے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجیے گا, چینل عورت کارڈ کو سبسکرائب کیجیے گا, اور بیل آئیکن ہٹ کر دیں. نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی. تھینک یو فار واچنگ.